हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल एट होम। और आपने पहले के दोनों वीडियोस देखे होंगे। हम टेंस के बारे में सेंटेंसेस बनाना सीख रहे हैं और जैसा आपको बताया जा रहा है आप वैसे घर पे प्रैक्टिस कीजिए और निश्चित रूप से आप इनको सीख पाओगे। पहला जो हमारा वीडियो था वो मात्र 18 मिनट का था, जिसमें आपने पूरी टेंस की जो पहचान करना सीख ली होगी उनके माध्यम से, और किस प्रकार से आप अंग्रेजी में लिखे हुए सेंटेंस को पहचान पाओगे कि वो कौन से समय का है। टेंस का सबसे पहले एक चीज आपको सीखनी है कि टेंस का मतलब है समय। हम समय को पहचान रहे हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो था मेरा 12 मिनट का था, उसमें आपको प्रेजेंट टेंस के यूजेस बताए थे कि प्रेजेंट टेंस को हम किस किस प्रकार के कार्य के लिए यूज करते हैं, कौन से समय के सेंटेंसेस जो है वो उससे बनते हैं। अगर आपने वो वीडियो पूरा अच्छी तरह से देखा है तो प्रेजेंट टेंस के जो भी सेंटेंसेस हैं आपने बनाना सीख लिया होगा। और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आई हो, जैसे चारों पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट्स होते हैं जो हमने हेल्पिंग वर्ब में डिवाइड किए थे, अगर उनमें कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे पूछ सकते थे कमेंट बॉक्स में। हालांकि कमेंट बॉक्स में सब पॉजिटिव कमेंट से आए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम जो सीखने जा रहे हैं पास्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाना और फ्यूचर टेंस का कहाँ यूज होता है। वैसे मैंने उस समय फर्स्ट वीडियो में बताया था कि फ्यूचर टेंस का विल सेल का आजकल जो उपयोग है वो केवल मॉडल्स के रूप में होने लगा है और टेंस के रूप में नहीं होता है। तो फ्यूचर टेंस की बात हम कैसे कहेंगे, ये बात मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में। ये हमारा 10-15 मिनट का वीडियो होगा, आप इसको पूरा देखिएगा और इससे आप पास्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो आपको फर्स्ट वीडियो में बताई गई थी। जिन्होंने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, आप पहले उसको देखिए, तभी आपको ये जो वीडियोस है वो समझ में अच्छे से आएंगे। तो पास्ट टेंस की जो फर्स्ट ग्रुप, प्रत्येक टेंस को हमने 4 ग्रुप में बांटा था। और टेंस का मतलब जैसा समय है तो पास्ट टेंस का मतलब बीता हुआ समय होता है। अब बीते हुए समय में भी 4 तरह के समय हो सकते हैं, उसमें हम 4 तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इसको हम 4 तरह से जो बांटे थे, 4 में से पहला जो है वो था हमारे लिए डिड। फर्स्ट ग्रुप डिड था और डिड का आपको बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में छुपा रहता है और इसके साथ में जो लगती है, डिड के साथ अगर लगेगी तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर आपको ब्लैक बोर्ड पे सही नहीं दिखेगा तो मैं उसको स्क्रीन पे वापस लिख लूंगा ताकि आप स्क्रीन पे देख करके उसको पढ़ सको और सीख सको। तो ब्लैक बोर्ड पे अगर आपको दिखा है तो आप देखिए कि डिड जो है वो इसका पहला ग्रुप है जिसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है। तो ये एक बहुत ज्यादा इजी हो जाता है क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमें यही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है पास्ट टेंस के पहले ग्रुप के सेंटेंसेस के लिए। अब होता है इसका यूजेस पे आप ध्यान दीजिए क्योंकि हमारी ये जो टॉपिक है वो पर्टिकुलर यूजेस के बारे में है कि इसका यूजेस कहाँ होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है। तो इसका उपयोग होता है बीते हुए समय की कोई जानकारी देने के लिए कि जैसे कल ऐसा हुआ था, कुछ दिन पहले ये हुआ था, 1947 में अपना जो देश है वो स्वतंत्र हुआ था। तो ये केवल जो इंफॉर्मेशन देने के लिए बीते हुए समय के कोई कार्य की जो हम अगर इंफॉर्मेशन देंगे तो वो इस टेंस के माध्यम से दी जाती है, इसके पहले ग्रुप के माध्यम से दी जाती है बीते हुए समय की इंफॉर्मेशन। जैसे एक सेंटेंस बना के मैं आपको बताता हूं कि इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। इंडिया ने 1947 में फ्रीडम को प्राप्त किया था। तो ये एक इस प्रकार का सेंटेंस हो गया, ठीक है। और दूसरे टाइप के सेंटेंस जैसे वी प्ले क्रिकेट yesterday, we played cricket yesterday। अगर किसी को बताना है कल हम क्रिकेट खेले थे, सिर्फ एक बीते हुए समय में कोई कार्य हुआ है उसकी जानकारी देने के लिए हम अगर कहना चाहते हैं तो हम इस प्रकार से उसको कह सकते हैं।
अब आप एक चीज इसमें भी नोटिस कर रहे होंगे, इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब तो आई नहीं है, जो कि आपको पता ही है कि इसके पहले ग्रुप की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। फिर आप कैसे पहचान करेंगे? तो इसके साथ में मैंने एक चीज ये भी बताई जो आपकी इस ब्रैकेट में लिखी हुई है कि जब डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, डिड और डू डज हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब, तो ये किस में छुपी रहती है? तो जो डिड हेल्पिंग वर्ब है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में छुपी होती है और हेल्पिंग वर्ब की जगह पे फिर वो मेन वर्ब भी लिखी होती है। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह होती है सब्जेक्ट के बाद में। सब्जेक्ट के बाद में इसमें चीज देखिए आपको क्या वर्ब है, इंडिया और वी, ये दो इसमें सब्जेक्ट है। तो जब हम इन दोनों के बाद में देखेंगे तो यहाँ पे गॉड और यहाँ पे प्ले है। गॉड जो है वो गेट की सेकंड फॉर्म है और प्लेड जो है वो प्ले की सेकंड फॉर्म है। तो ये दोनों वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है, जो 13 हेल्पिंग वर्ब्स, जो 13 हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको बताई थी उनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इसकी मेन वर्ब में छुपी हुई है। तो मेन वर्ब की फॉर्म देखनी होती है हमें, मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी है? तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई है और ये पास्ट टेंस का पहले ग्रुप का सेंटेंस है। अब ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ काम आती है ये भी आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब ये हेल्पिंग वर्ब काम आएगी। जैसे हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो इसका नेगेटिव हो जाएगा वी did not play, we did not play cricket yesterday, we did not play cricket yesterday। ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन हो गई कि ये काम नहीं हुआ था, बीते हुए समय में ये काम नहीं हुआ, यानी कल ये काम नहीं हुआ। अब इसका हम इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिखेंगे, did we play cricket yesterday? Did we play cricket yesterday? तो इसमें आप देखोगे कि यहां पे हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रही है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, इसमें नॉट लगा है और नॉट की जगह हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होती है। और ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन है और इसलिए हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के पहले लगी है। तो ये क्वेश्चन हो गया, अगर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो वो सेंटेंस हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव भी आपको इतना कठिन नाम याद रखने की जरूरत नहीं। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न, प्रश्न पूछना। नेगेटिव का मतलब होता है मना करना, नकारात्मक सेंटेंस होना। तो इनकी प्रकृति समझ में आनी चाहिए, इनके नाम में कोई कुछ भी नहीं रखा है, नाम याद करने से कोई मतलब नहीं है, ये सेंटेंसेस होते हैं इस प्रकार के। तो अब आपकी ये स्थिति क्लियर हो गई होगी कि पास्ट का जो पहला ग्रुप है वो किस प्रकार से सेंटेंसेस उसके बनते हैं और कौन से कार्य के लिए हम काम में ले सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट जो ग्रुप है ये आप नोट कर लीजिए इसको। अब इसका जो नेक्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप, वो होता है वाज और वर्ब। इसके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, ये आपको बता दिया गया था। इसका उपयोग कहाँ होता है? इस टेंस का नाम है, जैसे कि आपको बताया कि सेकंड ग्रुप जो है, सेकंड ग्रुप का नाम होता है कंटिन्यूअस टेंस। और कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार होना, जो चल रहा है। तो प्रेजेंट में कंटिन्यूअस का आपको बताया था कि जो बात करने के समय में वो काम हो रहा है, परंतु ये तो बीता हुआ समय है। तो बीते हुए समय में किसी समय पे वो काम चल रहा था, जब देखने वाले ने ये नोटिस किया था उस समय वो काम प्रोग्रेस में था। अगर हम कोई भी इस प्रकार के कार्य के बारे में बताना चाहेंगे तो हम इस प्रकार के टेंस की, ये जो पास्ट टेंस का सेकंड ग्रुप है उसके हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे, उसके साथ में अकॉर्डिंगली उसकी मेन वर्ब लगेगी। अब आपके यहाँ इसके सेंटेंसेस बनाते हैं कि वैसे काम कौन से होते हैं। और जैसे he was playing when I saw him. He was playing when I saw him.
वह खेल रहा था, उसके खेलने का काम चल रहा था। इट डजंट मीन दैट ही इज स्टिल प्लेइंग, वो अभी तक नहीं खेल रहा है, पर जब मैंने उसको देखा उस समय वो खेल रहा था और निश्चित रूप से वो अब नहीं खेल रहा है। तो ये बीते हुए समय की बात है, परंतु जब नोटिस किया उस समय वो काम चल रहा था। आई वॉज sleeping, I was sleeping at 8 PM yesterday। अगर 8 बजे कोई सो रहा था तो उसको हम इस तरह से कह सकते हैं, जैसे अपने खुद के बारे में बताते हैं, उस समय जब कोई कॉल आया था या कोई मिलने आया था उस समय मैं सो रहा था, तो आई वॉज स्लीपिंग एट 8 PM yesterday। कल 8 बजे तो मैं सो रहा था, यानी कि कल 8 बजे का जो पॉइंट ऑफ टाइम है उस समय एक काम चल रहा था। कौन सा काम चल रहा था? कि सोने का काम चल रहा था, वो सो रहा था। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इस ग्रुप में रखेंगे। नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दीजिए, वो नेगेटिव हो जाएगा। आई वॉज नॉट स्लीपिंग एट 8 PM yesterday, कल 8 बजे मैं नहीं सो रहा था, इसका मतलब मैं उस समय जग रहा था, ये उसका नेगेटिव हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछना है हमें किसी से, क्या तुम कल 8 बजे सो रहे थे, तो वर यू स्लीपिंग एट 8 PM yesterday, तो ये उसमें क्वेश्चन में हो जाएगा। जस्ट हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले चल जाएगा। तो ये था इसका यूजेस कि पास्ट टेंस के सेकंड ग्रुप का क्या यूज होता है। अब होता है नेक्स्ट, इसका तीसरा जो ग्रुप आता है वो है हैड, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और ये कोई छुपे हुए नहीं रहते, छुपे हुआ रहता है सिर्फ प्रेजेंट का पहला ग्रुप और पास्ट का पहला ग्रुप, और कोई ग्रुप की हेल्पिंग वर्ब किसी में छुपी नहीं रहती। अब इसमें भी ये काफी इजी है, क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो सिंगुलर के साथ भी वही लगेगी, प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ भी वही लगेगी। इससे पहले वाले ग्रुप वाज और वर दो हेल्पिंग वर्ब थी, तो वाज सिंगुलर के लिए थी और वर प्लूरल के लिए थी, परंतु यू अगर सिंगुलर भी होता है तो उसके साथ वर ही लगता है। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं इंग्लिश में। तो यहां हम देखेंगे कि हेड जो है इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, V3 का उपयोग हम इसमें करते हैं, और कैसे कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हमें जानना है कि पास्ट के तीसरे ग्रुप का उपयोग किस प्रकार के कार्य के लिए किया जाएगा। तो ये ऐसे कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है जो बीते हुए समय में किसी पॉइंट से पहले वो कार्य पूर्ण हो चुका था। ये तीसरा ग्रुप है, इसका नाम होता है परफेक्ट, और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण हो जाना। तो इसका मतलब है कि ये तो काम बीत तो चुका है, समय पुराना है, परंतु हम ये बता रहे हैं कि उस समय तक उस कार्य की पूर्णता हो चुकी है। जहां ऐसे बताना जरूरी होता है, तो ऐसे किस प्रकार के सेंटेंसेस में बताना जरूरी होगा ये यहां पे देखते हैं। जैसे हो जाएगा द peasant had died before the doctor came। The peasant had died before the doctor came, यानी कि जब तक डॉक्टर आए उससे पहले पेशेंट की डेथ हो चुकी थी, यानी कि उसके मरने का काम पूरा हो चुका था। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम बीते हुए समय का बताया जाएगा कि उससे पहले वो काम हो चुका था। जैसे डॉक्टर का आना, डॉक्टर का आना, इसमें दो सेंटेंसेस बन रहे हैं। डॉक्टर का आना सिर्फ समय बताने के लिए यूज में लिया जा रहा है कि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम बन रहा था। जैसे हम और देखते हैं, द ट्रेन हैड left the station before we reached। The train had left the station before we reached, यानी कि हमारे स्टेशन पे पहुंचने से पहले ट्रेन के जाने का काम हो चुका था। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए हम पास्ट टेंस के तीसरे ग्रुप का उपयोग करते हैं। इसका नेगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम नॉट लगा के बना सकते हैं, और इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसकी जो हेड हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले लिख लीजिए, तो वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, यानी कि वो क्वेश्चन बन जाएगा।
नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है आपके इसमें हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का काम में लेते हैं, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब जस्ट पहले वाले ग्रुप की, तीसरे ग्रुप की काम में आती है। इसके साथ में बीन जोड़ देते हैं और इसके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, तो ये सेकंड ग्रुप की, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। कार्य की पूर्णता तो हुई है परंतु वो चल रहा था। तो बीते हुए समय में इस प्रकार का कैसे कार्य होगा, तो हम बताएंगे कि वो काम अब तो नहीं हो रहा है, परंतु जब नोटिस किया गया था उस समय वो काम शुरू हो चुका था और चल रहा था। तो ऐसा काम कैसे होता है, उसमें आपको समय बताना पड़ेगा। तो वो समय बीते हुए समय का होगा, जिस समय तक वो काम चल रहा था, बट ये एक बात है कि वो काम अब नहीं चल रहा है। जैसे he had been reading a book for 2 hours. He had been reading a book for 2 hours. वह 2 घंटे से एक किताब पढ़ रहा था। इट मीन्स कि जब हमने उसको नोटिस किया तब वो 2 घंटे से पढ़ रहा था, उसके बाद उसने बंद कर दिया है। अभी वो नहीं हो रहा है, ये बीते हुए समय की बात है, परंतु ये यहाँ बताई जा रही है कि कब काम शुरू हो चुका था और कितनी देर से चल रहा था। ऐसे के लिए जैसे they had been living here since January 1998। वो जनवरी 1998 से यहाँ पे रह रहे थे। इसका मतलब ये है कि वो अब यहाँ नहीं रह रहे, जब नोटिस किया गया था उस समय वो उस पॉइंट ऑफ टाइम से वहां पे रह रहे थे। तो इस प्रकार के जो कोई कार्य होते हैं उनको बताने के लिए इस पास्ट टेंस के चौथे ग्रुप का उपयोग करते हैं। अब पास्ट टेंस पूरा हो चुका है, अब बात आती है फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस जो है, फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो विल सेल हेल्पिंग वर्ब लगती है, परंतु हम विल सेल का प्रयोग करके भी फ्यूचर एक्शन को बता सकते हैं, पर आजकल उसका उपयोग बहुत कम होता है। हालांकि इसके सिर्फ फर्स्ट ग्रुप का ही उपयोग होता है सबसे ज्यादा, विल और सेल, जिसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और बीते हुए समय की अगर आपको इंफॉर्मेशन देना चाहें तो इससे दी जा सकती है, परंतु आज के टाइम में प्रेजेंट के पहले और दूसरे ग्रुप से ही ये जानकारी भी दी जा सकती है। उसका उपयोग फ्यूचर टेंस के रूप में भी किया जाता है। जैसे आई एम गोइंग टू जयपुर टुमारो, कल मैं जयपुर जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू जयपुर, एम जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट के सेकंड ग्रुप की है, बट इट इज डिनोटिंग द फ्यूचर एक्शन। ये फ्यूचर की एक्शन बता रही है कि कल ये काम हो रहा है, कल जयपुर जाए। तो इस प्रकार से ये काम हो सकता है। प्रेजेंट के पहले ग्रुप से भी वो बताया जा सकता है, ही गोज टू जयपुर टुमारो, वह कल जयपुर जाता है, जाने का प्लान है उसका। तो इन दो से इसका बताया जा सकता है। जो हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया है उसके पहले ग्रुप में आके अगर आप उसमें टुमारो या आने वाला कोई भी समय लिख लेंगे तो भी फ्यूचर टेंस बन जाएगा। हालांकि उसमें प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब काम में ली गई है, परंतु क्योंकि आजकल ये जो है विल और सेल वो मॉडल में यूज में होते हैं, और मॉडल में यूज में होते हैं वो आपको किस प्रकार से यूज होते हैं वो मॉडल की जो मैं एक्सरसाइज कराऊंगा उसमें आपको क्लियरली बता दूंगा कि कहाँ कहाँ विल और सेल का उपयोग होता है। अभी यहाँ पे हमें इतना ही जानना है कि हम, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो फैशन है वो चेंज होती रहती है, तो लैंग्वेज में ये चेंजेज आ गया है यहाँ पे वर्तमान में, परंतु जो बुक्स पहले की लिखी हुई है वहां पे फ्यूचर टेंस के लिए यही लिखा हुआ होगा, और इसको कहना गलत भी नहीं होगा। अगर हम आज भी अपनी एक्शन बताना चाहें तो इस टेंस के माध्यम से बताई जा सकती है, परंतु इनके अगले ग्रुप्स के कोई यूजेस नहीं होते हैं, क्योंकि फ्यूचर जो होता है वो इंडेफिनेट होता है, और जो चीज इंडेफिनेट होती है उसका ज्यादा वर्णन नहीं किया जाता है, उसका उपयोग कम करते हैं। तो इसका केवल हम आने वाले समय की जानकारी देने के लिए, इंटेंशन बताने के लिए, अपना उद्देश्य बताने के लिए, अपना प्लान बताने के लिए हम जो इसका उपयोग करते हैं इस टेंस के, तो इसका हम सिर्फ फर्स्ट ग्रुप तक ही पढ़ेंगे और आपको फर्स्ट ग्रुप तक ही याद रखना है।
तो इनमें जो ये पहले ग्रुप में हेल्पिंग वर्ब 2 दिख रही है आपको, विल और सेल। सेल जो है वो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब है और विल जो है वो सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब है। दोनों के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और आने वाले समय की घटना के बारे में बताया जाता है। तो ये हो जाएगा he will come after 2 days, वह 2 दिन बाद में आएगा। he will come after 2 days, तो 2 दिन बाद की घटना को यहां पे बताया जा रहा है। I shall get good marks in the एग्जाम, मैं परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करूंगा, यानी कि जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें अच्छे नंबर प्राप्त करने का प्लान है। आने वाले समय की घटना है, तो आने वाले समय की कोई भी घटना को बताना है, सब्जेक्ट के साथ में विल या सेल लगा के उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लेंगे तो वो फ्यूचर एक्शन हो जाएगी। तो ये था आज का अपना पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के यूजेस। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को दूसरी बार भी देख सकते हैं जब तक आप इसको देखना चाहें। हमारा जो पहला वीडियो था, दूसरा वीडियो, तीसरा, सब मिलाकर के 40-45 मिनट का वीडियोस बनते हैं, तो इनका आप हफ्ते में एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं, जिससे आपके ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप उसको सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। ये जो वीडियो है मेरा विशेष रूप से अंबेडकर आवासीय विद्यालय मंडोर जोधपुर के विद्यार्थियों के लिए, जो लॉकडाउन में घर पे बैठे उनके लिए बनाया गया है। पर मुझे आशा है कि ये सभी विद्यार्थी जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, या जो व्यक्ति जो बड़े भी जो हैं वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसलिए आप इनको अपने परिवार वालों के साथ, अपने मिलने वालों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और उनको सब्सक्राइब करने का बोलिए, ताकि उनके अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो का जो कंटेंट है वो आपको समझ में आया है। थैंक यू।